नमस्कार दोस्तों, गौतम अडानी के बारे में फाइनेंशियल टाइम की खबर को देखकर एक बात समझ में आ गई कि उन्होंने न्यूज चैनल को क्यों खरीदा। इसलिए कि जब वो अपना न्यूज चैनल देख रहे होंगे तो उसकी पूरी गारंटी होगी कि उस पर ऐसी खबरें नहीं चलेंगी जैसे फाइनेंशियल टाइम ने कर दिया है। ये वही खबर है जिसके बारे में गौतम अडानी ने कहा था कि वह फाइनेंशियल टाइम जैसे संस्था बनाना चाहेंगे। मैं कहता हूं कि उनको बनाने की क्या जरूरत है। जो फाइनेंशियल टाइम ने खोजी रिपोर्ट की है उसे ही अपने चैनल पर चला दीजिए, आपका चैनल भी फाइनेंशियल टाइम बन जाएगा। बल्कि पिछले 11 महीनों में अडानी समूह को लेकर इतनी खबरें आ चुकी है कि उसके लिए भी एक अलग से न्यूज चैनल बनाया जा सकता है। 11 अक्टूबर को एफटी के 4 रिपोर्टर ने मिलकर यह खबर छाप दी। दोस्तों, मैं आप लोगों से बता दूं कि ये खबर देखने के बाद आप अपना बिजली बिल जरूर देखने चले जाएंगे, ये गारंटी है। और अगर आप नहीं गए तो फिर बहुत पछताएंगे। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। टॉम मैक्रम, क्रिस पू, डेविड फाइसर्ड और मास्क हार्लो अपनी इस खबर में इन चारों ने बताया है कि गौतम अडानी समूह भारत में कोयले का सबसे बड़ा प्राइवेट आयात है। इस समूह पर लंबे समय से आरोप लगते हैं कि समूह कोयले के दाम को बाजार दर से ज्यादा दिखाता है और महंगे दाम पर बेचता है, जिसके कारण बिजली के कंपनियों की लागत महंगी हो जाती है और आप लोगों के घर का बिजली बिल महंगा हो जाता है। फाइनेंशियल टाइम का दावा है कि उसने इसका पर्दाफाश करने के लिए कस्टम विभाग के तमाम रिकॉर्ड खंगाल डाले हैं। उसके अंदर एक बहुत बड़ा मामला देश में कोयले के इंपोर्ट से जुड़ा हुआ बहुत लंबी रिपोर्ट छापी गई है और डेटा के साथ छापी है। और उसके अंदर जो आरोप लगाए गए हैं वो उसी तरीके के आरोप हैं जो 2016 में या कहें 2014 से 2016 तक जिसमें काफी चर्चा थी कि अडानी साहब की जो कंपनियां हैं जो कोयला इंपोर्ट करती हैं वो कोयला इस तरीके से इंपोर्ट होता है। जब वो कोयला एक देश से चलता है, मान लीजिए इंडोनेशिया से चलता है, तो वो 1 करोड़ रुपए का होता है। और जब कोयला यहाँ हिंदुस्तान पहुंचता है तो समुद्र में चलने के कारण कोयला 2 करोड़ का होता है। और जो बीच का मुनाफा है वो कुछ ऐसे मिडिलमैन कंपनियों के पास जा रहा है जो कंपनियां ज्यादातर अडानी साहब की कंपनियों के साथ ही काम करती है और कहीं काम ही नहीं करती, कुछ ज्यादा दिलचस्पी नहीं। छोटी छोटी कंपनियां बिलियंस ऑफ डॉलर्स का कारोबार अडानी साहब के साथ कर रही है। ये आरोप इस फाइनेंशियल टाइम्स की इस खबर के अंदर छपा है और बहुत विस्तार से छपा है। हालांकि अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज का जो इसके अंदर बयान छपा है वो ये कहता है कि ये आरोप बहुत पुराने हैं और पुराने आरोपों को ही दोबारा जो है रीपैकेज किया जा रहा है। तो मुझे भी लगा कि आरोप पुराने हैं, सुने लगते हैं। मगर जब डेट्स कंफर्म की हैं तो ये आरोप 2019 से 2021 तक जो कोयले की डीलिंग्स अडानी ग्रुप ने की है उसका डेटा है। ये पुराना डेटा नहीं है, नया डेटा है। हम इस रिपोर्ट के बारे में विस्तार से बात करने वाले हैं और इसी के साथ रिपोर्टर कलेक्टिव के 2 रिपोर्ट और रॉयटर्स रिपोर्ट का भी बात करेंगे। पिछले 1 सप्ताह में गौतम अडानी पर कुल 5 रिपोर्ट आई। आप जानते हैं या आपको पता ही नहीं चला, क्योंकि हिंदी न्यूज में गौतम अडानी के खबरों को हाथ भी नहीं लगाते। ऐसा नहीं है कि इन खबरों में काबिल पत्रकार नहीं है, लेकिन उनसे अपनी तरफ से खोजी काम भी नहीं करते हैं। हिंदी खबरों का सबसे बड़ा राजनीतिक काम है लोगों को ऐसी खबरों से दूर रखना जिससे जनता मौजूदा राजनीति को समझ न पाए। आप ही याद कीजिए कि हिंदी के पत्रकारों ने कब ऐसी बड़ी खबर दी है जैसी रिपोर्टर्स कलेक्टिव, मॉर्निंग कॉन्टेक्स्ट या कॉर्बन ने की है, क्योंकि इन्हें ऐसी खबर छापनी ही नहीं है। आप भी जानते हैं कि लोगों तक अगर गौतम अडानी की खबर नहीं जाएगी तो फायदा किसको होगा। फाइनेंशियल टाइम ने कोयले को लेकर जो रिपोर्ट दी है उस खबर को समझने के लिए आपको कई साल से छप रही अडानी और कोयले की कड़ियों को भी देखना चाहिए। 2018 में कार्बन पत्रिका की नीलिमा एस नाम की पत्रकार ने एक खोजी रिपोर्ट की जो काफी लंबी रिपोर्ट है। उसमें से कुछ ही हम बता रहे हैं, बाकी आप खुद इस रिपोर्ट को पूरा पढ़ लीजिएगा। इसे कोलगेट 2.0 कहा गया। नीलिमा ने दिखाया कि सितंबर 2014 में सुप्रीम हाई कोर्ट ने अपने एक ऐतिहासिक फैसले में कह दिया कि इस समय जितने भी कोयला खदान को खनन करने की अनुमति है उसे अब रद्द कर दी जाती है। इस फैसले के बाद सरकारी कोयला कंपनियों और प्राइवेट कोयला कंपनियों की साझेदारियां टूट गई। कोर्ट के आदेश के बाद सरकारी कंपनियों को नए सिरे से लाइसेंस के लिए आवेदन करना पड़ा। नए सिरे के अनुसार प्राइवेट कंपनियों की भूमिका ठेकेदार जैसी सीमित
हो गई, मगर इस नियम से एक ही व्यक्ति की कंपनी को पूरी तरह से छूट दी गई, जो कि गौतम अडानी है। 2007 में राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड और अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड साझेदारी बनी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी जारी रही। कोर्ट के आदेश के बाद इनकी साझेदारी खत्म हो जानी थी। यही नहीं, दोनों छत्तीसगढ़ में कोयला निकालते रहे और साथ ही साथ सरकारी उपकरणों को फ्री में कोयला दिया गया था, लेकिन उसे कोयला की कीमत ज्यादा देनी पड़ रही थी ताकि साझेदारी कंपनी को फायदा मिले। कोर्ट के आदेश के बाद भी उस समय के बीजेपी सरकारों ने इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई थी। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि कैसे नियमों को बदलकर गौतम अडानी को लाभ पहुंचाने की पूरी कोशिश करी गई। इसके हिसाब से तो आप लोगों की बिजली इसलिए महंगी हो गई होगी। आप लोगों का भी योगदान काफी अच्छा है, इसलिए कि आप बिजली का बिल खुशी खुशी दे रहे हैं। आप लोगों के घर का बिजली बिल क्यों महंगा है, इसको समझना मुश्किल नहीं है, क्योंकि आप राजनीति को धर्म से ही समझना चाहते हैं, और जब धर्म जब भी राजनीतिक में आता है तो जनता का घर लूट लेता है। यूपीए के समय कथित कोयला घोटाला को मुद्दा बनाकर बीजेपी सत्ता में आई। अब आते हैं फाइनेंशियल टाइम के खोजी हुई रिपोर्ट पे। उसमें भी यही है कि कैसे लोगों ने 2 से 3 गुना बिल ज्यादा देकर चुकाई है। 2 साल की रिपोर्ट को खंगालने से फाइनेंशियल टाइम को पता चला कि अडानी समूह ने ताइवान, दुबई, सिंगापुर में कथित रूप से इसके जरिए 5 अरब कोयले का आयात किया गया। उस समय बाजार में जो दाम था उससे डबल दाम पर कोयले का आयात किया गया। दोस्तों, मैं आप लोगों से बता दूं कि जिस कंपनी के द्वारा ये काम किया गया, ये वही कंपनी बनाई जा रही है जो ताइवान से चलती है और जिसका जिक्र फाइनेंशियल टाइम्स ने एक अलग रिपोर्ट में किया था। इसका मालिक अडानी समूह की कंपनियों का बड़ा पार्टनर हो सकता है, रोयर होल्डर है। कोयला लाया गया इंडोनेशिया से 2019 से 2021 के बीच 32 महीनों में, और 30 बड़े जहाज से कोयला लाया गया, जिसे शिपमेंट बोलते हैं। सभी में इंडोनेशिया से निर्यात के समय जो कीमत चुकाई गई वह भारत आते आते काफी ज्यादा हो गई। रास्ते में दाम कैसे बढ़ गए, यही तो फाइनेंशियल की रिपोर्ट है। काश ये खबर यूपी में दैनिक जागरण के नाम से छपा होता तो आज हिंदी अखबार पढ़ने वाले लोगों को सब पता चल जाता। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि ये दाम डबल कैसे हो गया। जिस दाम पर खरीद कर जहाज पर लादा गया वह भारत पहुँचते पहुँचते डबल कैसे हुआ। देखिए, बिजली महंगी होती है तो और भी चीजों का दाम महंगे होते हैं। तभी तो रिपोर्ट आई है कि 50 साल में घरेलू बचत न्यूनतम स्तर पर है। इस वीडियो का फाइनेंशियल टाइम रिपोर्ट से कोई संबंध नहीं है। हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाने के लिए और कोयले के खदान को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। अखबार में लिखा है कि ये बात किसी से भी छुपा नहीं है। 2016 में डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस BRI ने अडानी समूह के 5 कंपनियों को नोटिस भेजा कि इंडोनेशिया से जो कोयला आ रहा है उसका दाम बनावटी तरीके से बढ़ाया गया और महंगा कोयला बेचकर लोगों को महंगी बिजली दी गई। नोटिस में लिखा है कि आयात और निर्यात की कोयला की रिकॉर्ड की गई तो कई बार 50% तो कई बार 100% दाम बढ़ गए। BRI ने अपनी नोटिस में बताया था कि कोयला चला तो था इंडोनेशिया से, मगर एक तीसरे देश के मौजूद 1 से अधिक कंपनियों के बिल का सहारा लेकर इसका दाम बीच रास्ते में डबल हो गया और पैसा बाहर रह गया। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग भी फाइनेंशियल टाइम को पढ़ें और अपना दिमाग लगाएं। हिंदी खबरों में तो विस्तार से इन सब पर खबर छपेगा ही नहीं और कई बार तो होगा भी नहीं, मगर बिजली बिल महंगा हो चुका है, लोग बिल नहीं चुका पा रहे हैं, ये सब तो छप जाता है, मगर ये नहीं छपता कि आखिर क्या कारण है कि लोग बिल नहीं चुका पा रहे हैं। कुछ दिन पहले मैंने पार्लियामेंट में अडानी जी वाला भाषण दे दिया। देखा होगा आपने, पार्लियामेंट में देखा। अभी की नई आदत है, वो टीवी ऑफ कर देते हैं। पहले माइक ऑफ करते थे, अब टीवी ऑफ कर देते हैं। तो पता नहीं आप में से सबने देखा या नहीं देखा, मगर बीजेपी वालों ने जरूर देखा। और उसके बाद मेरी जो लोकसभा की सदस्यता है मुझे रद्द कर दिया। जैसे गाड़ी में एक्सेलेरेटर दबाते हैं वैसे ही मेरे केस का एक्सेलेरेटर दबा दिया और 2 दिन में मतलब निर्णय ले लिया। पहली बार हिंदुस्तान में इंफॉर्मेशन के लिए मैक्सिमम पनिशमेंट 2 साल की मेरी लोकसभा की जो मेंबरशिप रद्द कर दी। क्योंकि डर लगता है
है। अब हम रिपोर्टर कलेक्टिव की 2 रिपोर्ट का जिक्र करना चाहते हैं। यह पत्रकारों की संस्था है जो जनता की मदद से, आप लोगों की मदद से इस तरह की मुश्किल रिपोर्टिंग करती है। अडानी का फायदा, बिजली उद्योग की पैरवी पर कोयला मंत्रालय ने दी घन जंगलों में खनन की अनुमति। ये हेडलाइन है रिपोर्ट कलेक्टिव के श्री गिरीश जलिहर की। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि प्राइवेट बिजली कंपनियों के पैरवी संगठित के बाद कोयला मंत्रालय ने पर्यावरण मंत्रालय के परवाह किए बगैर देश के सबसे घने जंगलों में खनन की अनुमति दे दी। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि फैसले से संबंधित तमाम दस्तावेज जांच के बाद ये रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। रिपोर्ट में लिखा गया है कि कोयले की कमी का बहाना बनाकर एसोसिएशन ऑफ पावर प्रोड्यूसर्स अडानी समूह को लाभ पहुंचाने की लोभी करने में लग जाता है कि कोयला ब्लॉक दे दिया जाए। इसमें से एक कोयला खदान तो मध्य प्रदेश के सिंगरौली में है। यहाँ के पावर प्लांट को हाल ही में अडानी समूह ने अधिग्रहित किया है। दूसरा खदान छत्तीसगढ़ के प्राचीन हसदेव अरंड के जंगलों में है। पर्यावरण मंत्रालय ने 2018 में इस तरह के कोयला ब्लॉक को खनन की नीलामी से बाहर रखने की सुझाव दी थी। सब कुछ ताक ब्लॉक कर कोयला ब्लॉक को दे दिया गया। यहाँ तक कि कोयला ब्लॉक के विशेषज्ञ वैज्ञानिक की राय को भी अनदेखा किया गया कि इन घने जंगलों में खदान की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। नीलामी में केवल अडानी आते हैं। मोदी सरकार नीलामी के नियमों में ऐसे बदलाव कर दिए हैं जिससे नीलामी में शामिल होने वाले इकलौते कंपनी की सरकार अपनी मर्जी से कोयला ब्लॉक दे सकती है। आपको रिपोर्ट कलेक्टिव की दोनों रिपोर्ट को पढ़नी चाहिए। दोनों हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में है। कोयला मंत्रालय के वैज्ञानिक पर्यावरण मंत्रालय के सबने कहा था कि इन कोयला खदानों में खनन नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये घने जंगल है, बायोडायवर्सिटी नष्ट हो जाएगी। मगर केवल इस तरह की रिपोर्ट को अनदेखा नहीं किया गया बल्कि अफवाह भी उड़ाई गई कि देश में कोयले की शॉर्टेज है। अक्टूबर 2021 में मीडिया में खबरें आने लग जाती हैं कि कोयले से चलने वाली बिजली घरों के पास सिर्फ 4 दिनों का कोयला बचा है। तब एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी थी कि पावर प्लांट के भंडार में कमी की खबर का बहाना लेकर सरकार और अधिक कोयला खदानें निजी कंपनियों के हवाले कर सकती है। 1 महीने बाद एसोसिएशन ऑफ पावर प्रोड्यूसर्स के जनरल सेक्रेटरी अशोक खुराना तत्कालीन कोयला सचिव को एक ईमेल भेजते हैं कि कोयला कम हो गया है। खुराना 2 ब्लॉक का नाम लेकर कहते हैं कि इन्हें भी नीलामी में शामिल करना चाहिए। इनमें से एक ब्लॉक को कोयला मंत्रालय नीलामी के लिए खोल देता है। अडानी समूह इस ब्लॉक का इकलौता बिडर या सोल बिडर बन जाता है। सरकार के बदले हुए नियमों के मुताबिक ऐसे इकलौते बिडर के केस में सरकार खुद से ब्लॉक प्राइवेट कंपनी को सौंप सकती है। रिपोर्टर कलेक्टिव की पहली और दूसरी रिपोर्ट में हमने यही दिखाया है कि कैसे सरकार ने अपने ही एक्सपर्ट को निकाल दिया और फायदा अडानी का हुआ। तो आपने देखा कि अडानी समूह के लिए कैसे मीडिया में माहौल बनाया। मीडिया में बने माहौल को कथित रूप से सहारा लिया गया है। 2 खदान नीलामी में मिलते हैं और दूसरी तरफ फाइनेंशियल टाइम्स की खबर आपने देख ली। इस मामले में हम आपको एक और खबर की याद दिलाना चाहते हैं। अगस्त 2023 की खबर है। अक्टूबर 2018 से मार्च 2023 तक गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड ने बिजली शुल्क के रूप में अडानी पावर को 13,802 करोड़ दिए हैं, जो बिजली की वास्तविक कीमत से 3,900 करोड़ ज्यादा है। दोनों के बीच जो समझौता हुआ उसमें इंडोनेशिया कोयला आयात की शर्त रखी गई और लिखा गया कि अगर कोयले की कीमत बढ़ती है तो अडानी पावर बिजली की बिल बढ़ा सकती है। मगर इस दौरान कोयले के भाव में बदलाव और पुख्ता जानकारी और सबूत दिए बिना अडानी पावर ने बिजली के अधिक भाव वसूल किए, जिसकी रकम 3,900 करोड़ बताई गई। मई 2023 में गुजरात ऊर्जा विकास निगम ने अडानी पावर से इस पैसे की रिकवरी के लिए नोटिस भेजी। 13 अक्टूबर को पत्रकार परमदेव गोवा ठाकुर ने रिपोर्ट किया है कि अडानी पावर ने हरियाणा के साथ बिजली समझौता के नियमों का कठिन रूप से उल्लंघन किया है। लगातार चौथे साथ कॉन्ट्रैक्ट के वादों को पूरा नहीं किया, तो इसको लेकर उनसे भी पुलिस पूछताछ कर रही है। तो आपने देखा कि पिछले 1 सप्ताह में अडानी समूह को लेकर 4 रिपोर्ट आ गई। दरअसल एक और आई है रॉयटर्स में, जय श्री पी अध्याय और कृष्ण कौशिक की है। इस खबर में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि भारत की नियामक संस्था अल्फ एशिया फंड और उड़ीसा समूह के रिश्तों की जांच कर रही है। ब्रिटिश वर्जन आइलैंड से चलने वाले इस फंड की जांच हो रही है, यह देखने के लिए कि शेयर के स्वामित्व से जुड़े नियमों का पालन हो रहा है या नहीं।
इस फंड का नाम है गल्फ एशिया ट्रेंड एंड इन्वेस्टमेंट। ये दुबई के कारोबारी नासिर अली शाबान अली का बताया जा रहा है। अगस्त के महीने में ऑर्गेनाइज क्राइम एंड करप्शन रिपोर्ट प्रोजेक्ट OCCRP की खोजी रिपोर्ट आया था, जिसमें बताया गया कि इस फंड में कठिन रूप से अडानी समूह की कंपनियों में निवेश किया है और गल्फ एशिया ने राइस के सवालों का जवाब नहीं दिया। 13 अक्टूबर को इंडियन एक्सप्रेस में जेम्स जुदार की रिपोर्ट छपी है कि सुप्रीम कोर्ट अडानी के मामलों की सुनवाई अन्य मामलों के साथ जोड़कर करेगा। अडानी समूह पर कोयले का दाम बढ़ा चढ़ाकर बिजली कंपनियों को बेचने का आरोप है। इस मामले की सुनवाई हैदराबाद के जौहरी मामलों के साथ करी जाएगी। इसी मामले को लेकर फाइनेंशियल टाइम रिपोर्ट ने एक खोजी रिपोर्ट कर दी। ऐसी तमाम खबरों में गौतम अडानी का पक्ष नहीं होता है, वो जवाब नहीं देते हैं या फिर जवाब देते हैं कि इनकी कंपनी को बदनाम करने के लिए गलत खबरों को फैलाया जा रहा है और बात खत्म हो जाती है। और ये भी कहा जा रहा है कि उनका कंपनी कानून का पालन कर रहा है। 24 जनवरी को हिंडरवर्क की रिपोर्ट आई। तब से लेकर आज तक अडानी समूह के कठिन कारनामों को लेकर उनके खोजी रिपोर्ट आ चुकी है। हम यहाँ पर सभी रिपोर्ट की पूरा ब्यौरा नहीं दे सकते हैं क्योंकि वह बहुत सारी है। आप लोग एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा। और ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद।